हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स एमडी। हाँ, आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। सो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, बोथ एसी एंड एमसी आर डिराइव्ड फ्रॉम टीसी। भाई, चाहे आपको एसी निकालनी हो चाहे एमसी कैलकुलेट करनी हो, दोनों ही किससे निकलते हैं? टीसी से निकलते हैं। पता है ना एसी कैसे निकलता है? टीसी अपॉन क्यू, ये एसी का फॉर्मूला होता है। और एमसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीसी को माइनस करते जाओ तो एमसी निकल जाता है। बोथ एसी एंड एमसी कर्व्स आर यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। भाई, ये जो दोनों कर्व बनते हैं इनकी शेप कैसी होती है? यू। और यू क्यों होती है? वो रीज़न भी इनका सेम है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से इन दोनों की शेप यू होती है। इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो करा चुकी हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से क्यों होती है, क्या होता है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखो, ये नीचे ये टेबल दे रखी है, तो इससे हम एसी और एमसी के कर्व्स बनाएंगे। सबसे पहले आपको आउटपुट लिखना है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ये भाई इस पूरे चैप्टर में हर जगह यही आउटपुट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। फिर है आपकी टोटल कॉस्ट, फिर आपको ये टोटल कॉस्ट लिखनी है। टोटल कॉस्ट कैसे बढ़ती जा रही है? क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए ज़्यादा टोटल कॉस्ट आ रही है। आपको क्या करना है? सिर्फ याद करना है ये वाली लाइन, बस, और कुछ नहीं याद करना। अगर आपने ये लाइन याद कर ली ना, इसका मतलब आपसे पूरा ही ये जो आंसर है आसानी से हो जाएगा। अब एसी कैसे निकालना है इसको लर्न नहीं करना है। एसी निकालने का फॉर्मूला है, ये जो टीसी है और ये जो आउटपुट है इनको डिवाइड कर देना है। जैसे 12 को 0 से डिवाइड किया, कोई वैल्यू नहीं आई। 18 को 1 से डिवाइड किया तो 18 ही आया। 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11 आया। तो सारी एसी की वैल्यूज़ ऐसे निकालनी है। फिर बात आई एमसी की। एमसी की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है? देखो, मैंने क्या बताया था, टीसी का डिफरेंस होता है ये, ठीक है। जैसे 18 और 12 का डिफरेंस ले लिया तो आ गया 6। फर्स्ट में एमसी कभी नहीं होता है, क्योंकि एमसी का मतलब ही होता है मार्जिनल कॉस्ट, यानी एडिशनल यूनिट बनाने पे कॉस्ट। और एक ही यूनिट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो एडिशनल की बात तो कहाँ से आती है ना। फिर 22 में से 18 माइनस करना है, 4 आगे। फिर ऐसे ही 27 में से 22 माइनस करना है, 5 आगे, ठीक है। ये एमसी की वैल्यूज़ ऐसे निकालनी है। आपको लर्न क्या करना है? पूरे इस टॉपिक में सिर्फ ये वैल्यूज़ याद करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसके फेजेस होते हैं 3। तो सबसे पहला फेज़ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपके 3 यूनिट्स तक शुरू हो रहा है, ये आपका फर्स्ट फेज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एमसी कम है, एसी ज़्यादा है। आप देखेंगे कैसे, देखो मैं बताती हूँ। एमसी यहाँ पे 6 है और एसी 18 है, तो एसी ज़्यादा है। फिर दोबारा से एसी 11 है, एमसी 4 है या 9 है या 5 है। सभी केस में एसी आपकी ज़्यादा है, एमसी आपकी कम है। लेकिन सेकंड वाले फेस में क्या होगा? एमसी और एसी दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों ही 9 हो जाएंगे। फिर तीसरा फेज़ आ जाएगा, इसमें क्या होगा? एमसी बढ़ जाएगा अब और एसी कम हो जाएगा। एसी हो गया 9.40 और एमसी हो गया 11, तो एमसी यहाँ बढ़ गया। तो आपको ये सब कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद करना है, उससे के सारी वैल्यूज़ अपने आप निकल आ जाएगी। फिर ये जो यहाँ पे कर्व बनाया है, ये कैसे बनाया है एसी और एमसी का? ये जितना भी हमने ये जो टेबल पढ़ा था, ये टेबल में यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं भाई, ये एसी और एमसी की, इन दोनों वैल्यूज़ को सिर्फ इसके अंदर आपको प्लॉट करना है, पॉइंट्स लगाने हैं, बस, और कुछ नहीं करना। और ये अपने आप ही शेप्स बन के आ जाएगी। मैंने तो खैर ऐसा रफ फिगर ही बनाया, लेकिन आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो प्रॉपर जो है स्केल से मेजर करके बनाना, ठीक है। अभी फर्स्ट फेज़ की हम बात करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, ये था फर्स्ट फेज़। फर्स्ट फेज़ के अंदर आप क्या देखते हैं कि एमसी कम है, एसी ज़्यादा है, ठीक है। चलो भाई, हमें और क्या लिखना है? यही बात यही लिखनी है, सेम यही बात लिखनी है कि एमसी कम है, एसी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ एसी फॉल हो रहा है, एसी गिर रहा है। फर्स्ट फेज़ में देखेंगे एसी नीचे जा रहा है ना, ये ग्राफ में देखो नीचे की तरफ जा रहा है। और इसी बात को फिर आपने इंग्लिश में लिख देना है कि एमसी जो है कम है, एसी ज़्यादा है, और एसी फॉल हो रहा है और आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो
टेबल दे रखी है, इसको देखना है, ग्राफ देखना है और लिखना है। अब बात आती है सेकंड फेज़ की। सेकंड फेज़ में देखो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे MC AC के बराबर है तो वही लिखेंगे, MC AC के बराबर है और AC क्या है, कांस्टेंट है और मिनिमम है। अब देखो कैसे पता लगा कि अपना AC कांस्टेंट है, AC यहाँ भी 9 था, AC यहाँ भी 9 था, इसका मतलब AC कांस्टेंट है और मिनिमम है AC, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू जो है वो 9 ही है, इसलिए AC मिनिमम भी है, कांस्टेंट भी है और AC और MC आपस में देखो बराबर हैं, दोनों ही 9 9 है। आप ये टेबल देखेंगे, ये चीज़ें आपको आराम से समझ आ जाएगी। तो वही बात अब इंग्लिश में लिखनी है कि MC इक्वल है AC के और AC कांस्टेंट है, AC मिनिमम है। थर्ड फेज़ देखते हैं, आगे देखते हैं। थर्ड फेज़ में क्या है आपका, MC बड़ा है AC से। अब यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया है, MC 11 हो गया है, AC 9.40 कम हो गया है। तो यही बात बस यहाँ लिखनी है कि MC ज़्यादा है, AC कम है और AC राइज हो रहा है, यानी AC बढ़ रहा है। ये देखो यहाँ पे AC बढ़ रहा है, फर्स्ट में AC कम हो रहा था, सेकंड में AC देखो यहाँ बढ़ रहा है। यही बात आपको लिखनी है। अब इंग्लिश में लिखनी है MC मोर यानी ज़्यादा है, AC कम है, AC राइज हो रहा है और आउटपुट भी बढ़ रहा है। लास्ट में क्या हो रहा है, बोथ MC AC एंड राइज दोनों बढ़ रहे हैं। लास्ट में देखो यहाँ पे ये MC भी बढ़ रहा है और ये AC भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं MC AC। लेकिन MC तेज़ी से बढ़ रहा है, फास्ट बढ़ रहा है, AC इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से MC बढ़ रहा है, क्योंकि AC फिर भी थोड़ा सा देखो इस टाइप का है, लेकिन MC तो ऊपर जा रहा है सीधा स्ट्रेट एकदम, है ना। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो होगी।